हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सोनी आईपी और आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आईपी क्लासेस। तो इस यूट्यूब चैनल पे हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स फॉर डिफेंस एग्जाम। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी एनडीए के एग्जाम की 2021, एयरफोर्स के एग्जाम की, नेवी के एग्जाम की, सीडीएस के एग्जाम की, तो ये वीडियोस उनके बहुत काम आने वाली है। इन वीडियोस के अंदर हम फिजिक्स के पोर्शन को कंप्लीट पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे आज एक नया कंसेप्ट। हम इलेक्ट्रिक चार्ज की जो बची हुई प्रॉपर्टीज थी उनको पढ़ेंगे एंड पीछे वाले का एक क्विक जल्दी जल्दी से एक रिवीजन कर लेंगे, देन कूलम्ब्स लॉ का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे स्पीड को भी इंक्रीज करेंगे क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है, सिलेबस को भी कंप्लीट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद लेट्स फायर। याद होगा इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी को स्टार्ट किया था, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है उनकी बात की थी। पहले नंबर पे आया था पोलैरिटी का। पोलैरिटी मतलब कितने टाइप का है, तो बता दिया था कि चार्ज दो तरह के होते हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। प्लस का कब, जब किसी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। माइनस का कब, जब इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाए। देन हमने कहा था कि चार्ज किस तरह की क्वांटिटी है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको दिखाने के लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। देन हमने कहा कि चार्ज की वजह से फोर्स कैसे होते हैं सर। चार्ज की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। अट्रैक्टिव आपको पता है एक जैसे होते हैं तो अट्रैक्ट नहीं करते, रिपेल करते हैं। और अगर एक जैसे ना हो, अनलाइक हो, तो वो अट्रैक्ट करते हैं। देन फिर मैंने बताया था कि चार्ज चाहे रुका हुआ हो चाहे चार्ज भाग रहा हो, दोनों की वैल्यू सेम रहेंगी। चार्ज एट रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज इन मोशन, जिसको इनवेरियंस ऑफ चार्ज भी कहा था। देन मैंने बताया था कि किसी बॉडी पे चार्ज तभी होगा जब उसका मास होगा, मास के बगैर चार्ज पॉसिबल नहीं है। स्टैटिक चार्ज जो होता है, रुका हुआ चार्ज अपने चारों ओर बना देता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और वही चार्ज जब चल रहा हो कांस्टेंट स्पीड से बना देता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर वही चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करे, एक चेंजिंग वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, तो वो साथ साथ बनाते हैं एक स्पेशल तरह की वेव्स जिनको कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देन कहा एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज किसी बॉडी पे सिंपली जुड़ जाता है, स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल जोड़ना ही आपको। देन मैंने बताया था कि कैसे रिपल्शन की हेल्प से आप दो चीजों के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कौन सी चार्ज है या कौन सी अनचार्ज है। ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी कर ली थी। मेरा एक क्वेश्चन था आपसे, याद होगा मैंने आपको कहा था कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। बहुत सारे बच्चों को कमेंट आया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा कि अगर दो ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, एक जैसे मटेरियल से बने हैं, दोनों को टच करने से चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। बिल्कुल ठीक कहा, वेल डन। एंड मैंने आपसे ये भी पूछा कि अगर बॉडीज आइडेंटिकल ना हो तो। अगर बॉडीज आइडेंटिकल नहीं है, दोनों को टच करें तो चार्ज ट्रांसफर होगा, बिल्कुल होगा। ज्यादा वाले से कम वाले में जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। क्या नहीं सेम हो जाता, पोटेंशियल। चार्ज नहीं, पोटेंशियल की वजह से चार्ज का फ्लो होगा, पोटेंशियल की वजह से। पोटेंशियल जब तक बराबर नहीं होता तब तक चार्ज जाएगा, समझा। ठीक है, चलिए अब आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का पैकेट्स के रूप में मिलना, क्वांटाइज्ड होना, इसका मतलब क्या है। देखा गया किसी बॉडी पे कितना चार्ज मिलेगा, देखते गए चार्ज की वैल्यू को, और पता लगा कि चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू किसी भी बॉडी पे जो हो सकती है वो हो सकती है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कूलम। ये चार्ज की सबसे छोटी मिली वैल्यू, इसको नाम दिया ई, और इसको कहा ये क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। बेटा इसको क्या बोला, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। इससे छोटा चार्ज किसी भी हो ही नहीं सकता। और इसको नाम दिया गया क्वांटा ऑफ चार्ज। क्या नाम दिया गया, क्वांटा ऑफ चार्ज। क्वांटा मतलब पैकेट किसका बेटा, चार्ज का। जैसे लाइट है, आपको पता है उसके एक पैकेट को क्वांटा या फोटोन बोलते हैं, वैसे ही चार्ज का क्वांटा कौन है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कूलम। सबसे चार्ज की छोटी वैल्यू किसने बताया, किसने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताया। तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, ध्यान देना, कौन सा, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो उस एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा कि चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू होती है कितनी, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 ऑफ कूलम। ठीक है, किसने बताया, मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ने। क्लियर है। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछ ली कि किसने एस्टेब्लिश किया क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज, किसने बताया, मिल्कन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ने। क्या बताया, चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू कितनी होती है, वो भी आपके पास क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसका आंसर 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कूलम, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज लिखा। अब हमें पढ़ना है क्वांटिजेशन। चलो इसको समझते हैं। अब मैंने आपको कहा कि आपके पास इस तरह से दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो मटेरियल है, आपने दोनों को रगड़ना किया स्टार्ट। अब जब रगड़ेंगे तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स एक से बाहर निकलेंगे दूसरे में जाएंगे। मैंने सपोज किया इस वाले से निकले दूसरे वाले में चले गए। अब जब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा नेगेटिव। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि रगड़ने से कौन इस साइड से उस साइड जाएगा, बोले सर इलेक्ट्रॉन जाएगा। बहुत बढ़िया, खूब। कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कम से कम तो सर इससे एक निकल सकते हैं। अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पे चार्ज आएगा कितना बेटा, प्लस का 1e।
इसमें एक आया तो इस पे चार्ज आया माइनस का 1 ही। एक से ज्यादा कितना, एक से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा 3, 3 से ज्यादा 4। क्या इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में होंगे? क्या आधा इलेक्ट्रॉन जा सकता है? क्या 1.25 इलेक्ट्रॉन जा सकता है? क्या 3.9 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो इंटीजर नंबर में होंगे, 1 2 3 4 5 6 टू इंफिनिटी तक, इतने भी हो सकते हैं। यानी इस पे चार्ज प्लस का 1 ई हो सकता है, प्लस का 2 ई हो सकता है, प्लस का 3, हमेशा एक इंटीजर नंबर मिलेगा यानी प्लस का एन ई हो सकता है। और इस बॉडी पे चार्ज कितना, माइनस का 1 ई, माइनस का 2 ई, माइनस का 3 ई, अप टू माइनस का एन ई हो सकता है। कंक्लूजन निकला कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, और मिलेगा कितना, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल किसके बेटा, ई के, इस ई वैल्यू के। दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसी को कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यू चार्ज जो है किसी भी बॉडी पैकेट्स की फॉर्म में, या तो उसपे एक पैकेट मिलेगा या उसमें 2 पैकेट होंगे, या 3 या 4 या 5, हमेशा इंटीजर नंबर के अंदर पैकेट्स होंगे। यहाँ पर क्यू क्या है, बॉडी का चार्ज, एन एक इंटीजर नंबर है जो बताएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ई है सबसे चार्ज की छोटी वैल्यू जो कि कितनी है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 19। समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या काम है इसका, अब इस फॉर्मूले से देख लीजिए आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। आपको बोल दिया जाए कि इतना चार्ज चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जैसे एक क्वेश्चन सिंपली आता है कि 1 कूलाम चार्ज को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 1 कूलाम चार्ज को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब इस क्वेश्चन में देख लीजिए Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ही। क्या मुझसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा, बिल्कुल मैं n निकाल सकता हूं। फॉर्मूला क्या है, Q बाई ई है। चार्ज आपको 1 कूलाम दे रखा है बेटा, बिल्कुल, और ई की वैल्यू पता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। जी सोल्व करना है आपको, जस्ट डिवाइड करें तो सोल्व करने पर आपको मिलेगा 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 18, इतने ज्यादा, 10 की पावर 18, 6.25 के पीछे 18 जीरो लगा दो, लंबी लाइन लग जाएगी। इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब मिलते हैं तब जाके एक कूलाम चार्ज बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात पता लगी आपको, यानी एक दो इलेक्ट्रॉन जाने से बॉडी पर चार्ज बहुत कम आता है, चार्ज बहुत कम आता है। समझे क्वांटाइजेशन का कांसेप्ट। चलिए एक एग्जांपल और देखें जल्दी जल्दी। मैं आपको बोलता हूं कि मुझे बता दो क्या 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, एक बॉडी पे मैंने देखा इतना चार्ज था। क्या मैं सच बोला या झूठ बोला, कैसे पता लगाओगे? बिल्कुल सिंपल सा तरीका, क्यू तो हमेशा n इंटू ई की टर्म में होना चाहिए, Q इज इक्वल टू एन ही होना चाहिए, तो चलो n निकाल लेते हैं, वो होगा Q बाई ई। Q सर आपने मुझे दे दिया 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 19 गुलाम। ये तो सब बच्चों को याद है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। इसने इसको कर दिया खपाच कैंसल, 1.6 से डिवाइड करना है 4.2 से। अब डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा आप मुझे बताएं। जो भी आएगा ये 2 पॉइंट समथिंग मिलेगा आपको, नंबर जो आएगा वो डेसिमल में मिलेगा 2 पॉइंट समथिंग, लेकिन मैंने भी तो बोला कि n तो इंटीजर होना चाहिए, नहीं तो गलत हुआ, n की वैल्यू इंटीजर नहीं मिली। इंटीजर नहीं मिली इसका मतलब इतना चार्ज नॉट पॉसिबल, किसी बॉडी पे इतना चार्ज कभी नहीं मिलेगा। किसी बॉडी पे चार्ज मिल सकता है 1 गुना ई, 2 गुना ई, 3 गुना ई, 4 गुना ई, 5 गुना ई, इस तरह से मिलेगा। समझ आया क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट। अब क्या क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट हर जगह लगेगा? नहीं लगेगा। कहाँ लगेगा? जब बात हो माइक्रोस्कोपिक लेवल की, माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात हो तब हम इलेक्ट्रॉन्स को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 50 100 200 300, तब बिल्कुल आप क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट लगाएंगे। लेकिन बात चल रही हो किसी बहुत बड़ी बॉडी की, अगर बात हो रही है, डीलिंग हो रही है आपके साथ बड़े चार्जेस की, यानी मैं बात करूं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो वहां पर हम क्वांटाइजेशन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हम चार्ज को कंटिन्यूस मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? कंटिन्यूस। भूल जाएं कि छोटे छोटे पैकेट से बना है, नहीं, इसको भूल जाना है। ये सिर्फ तभी याद रखना जब माइक्रोस्कोपिक लेवल में। जब मैक्रोस्कोपिक लेवल आ जाए तो क्वांटाइजेशन के कंसेप्ट को वहां पर आपने भूल जाना है। वहां पर चार्ज को डिस्क्रीट क्वांटाइज्ड नहीं, आपने कॉन्टिन्यूस समझना है। क्या समझना है? कॉन्टिन्यूस। अच्छा, इसके साथ एक एडिशनल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्या सच में चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 19 गुलाम है? क्या सच में सर? नहीं, सबसे छोटी चार्ज की वैल्यू इससे भी होती है छोटी। बोलेंगे सर कहाँ? तो देखिए, हमने मैंने नहीं, फिजिक्स इतना एडवांस हो चुका है कि उसने ये पता लगा लिया है कि चार्ज जो है यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ा जा सकता है, और पता लगा कि तोड़ते जाओ तो सबसे छोटे जो पार्टिकल आते हैं उनको कहा जाता है क्वार्क्स। क्वार्क्स क्या कहा जाता है? क्वार्क्स। 6 तरह के होते हैं, नाम मैं नहीं बताऊंगा। 6 तरह के होते हैं, सिंपली याद रखिए। उनपे चार्ज हो सकता है प्लस का माइनस का, कितना? 1/3 ऑफ ई, ई का भी 1/3, या फिर प्लस माइनस का 2/3 ऑफ ई, बिल्कुल देख लो उससे छोटा चार्ज पॉसिबल है। तो बोलते हैं सर ये क्यों नहीं बताया आपने, तो ई बताया।
ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये स्टेबल नहीं होते, बहुत जल्दी ये खत्म हो जाते, बनते और खत्म हो जाते हैं। इसलिए स्टेबल की अगर बात की जाए तो स्टेबल तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूटन है, तो उसकी चार्ज की वैल्यू को सबसे छोटा बोला, जो कि कितना था, 3। समझ आ गया होगा। चलिए अब चार्ज की एक और प्रॉपर्टी को जान लेते हैं, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का कंजर्व रहना, कांस्टेंट रहना। क्या बोलता है ये प्रॉपर्टी कि कोई भी बॉडी है आपके पास, जितना चार्ज उसके पास है उतना ही रहेगा, कुछ भी कर लो इसके साथ, चाहे रब करो चाहे कुछ करो, टोटल चार्ज सिस्टम का उतना ही रहता है। किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट। टोटल चार्ज जो रहता है क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट। सिस्टम का मैं बार बार वर्ड यूज करूं, सिस्टम। सिस्टम मतलब समझो, अब मेरे पास दो बॉडी है, दो ऑब्जेक्ट हैं, इस पे चार्ज नहीं है, जीरो, इस पे चार्ज नहीं है, जीरो, टोटल चार्ज जीरो। अब मैंने क्या किया, दोनों को रगड़ना स्टार्ट किया, रब करना स्टार्ट किया। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे एक से निकल के दूसरे में। अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकले, मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन उधर चले गए, तो इस पे चार्ज आया कितना बेटा, प्लस का 5e, इस पे आया माइनस का 5e। अब टोटल करना मुझे नहीं आता, आप मुझे करके बताओ, प्लस का 5e और माइनस का 5e कितना होता है, जीरो। बिल्कुल जीरो होता है। तो इनको रब करने से पहले भी जीरो था, रब करने के बाद भी जीरो हुआ। यानी चार्ज इन दोनों का जो एक सिस्टम है, उसका जो टोटल चार्ज पहले था वही अभी है। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसी को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल और भी बहुत है, न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर इसके बहुत सारे एग्जांपल है, ये देख लेते हैं उसको। मैंने लिख दिया यूरेनियम 92 एटॉमिक नंबर, 238 एटॉमिक मास वाला। मैंने कहा कि ये टूटता है बदलता है थोरियम के अंदर, 90 एटॉमिक नंबर, 234 इसका मास, साथ में बना दिया, मुझे नहीं पता किसको बना दिया, तो एक्स नाम का एलिमेंट है। कंजर्वेशन से इसकी वैल्यू निकालते, देखिए चार्ज कंजर्व रहना है ना, यानी ये एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही तो बताता है, यानी प्लस का 92 प्रोटॉन ये लिए बैठा है यूरेनियम इस रिएक्शन से पहले। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, जितना चार्ज पहले उतना बाद में, यानी बाद में भी उतना रहना चाहिए। अगर 92 पहले तो बाद में भी 92 होना चाहिए। अब 92 कब होगा, ये 90 है तो इसको 2 होना पड़ेगा, बिल्कुल होना पड़ेगा। समझ आ रहा है। अच्छा, ऊपर वाला होता है एटॉमिक मास, हालांकि ये भी कंजर्व होता है। अब देखिए रिएक्शन से पहले 238 है, बाद में तो 234 रहा, कितना कम है, 4 कम है, यानी इसको 4 देना पड़ेगा तभी जाके बैलेंस होगा। अब आप देखें, मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे हीलियम आता है। क्या आता है, हीलियम, यानी ये एलिमेंट कौन सा है, हीलियम। समझ आ रहा है आपको। चलिए अब चलते हैं एक छोटे से कंसेप्ट पे कि सर चार्ज क्वांटाइज्ड है छोटे लेवल पे, बिल्कुल ठीक है। बड़े लेवल पे क्वांटाइज वाले प्रिंसिपल को रख दिया साइड, तो मानना है कंटिन्यूस। क्या मानना है, कंटिन्यूस। ठीक है, तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कितने तरह का है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आज इस वीडियो में अपनी स्पीड को स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा रखा है। क्यों रखा है, सिलेबस बहुत लंबा है बेटा, हमने वहां तक कंप्लीट पढ़ना है, इसलिए हल्का सा स्पीड में इंक्रीज कर रहा हूँ। आई थिंक सो आप इस स्पीड को मैच कर पाएंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल मुझे बता सकते हैं। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट आया क्यों, ये तब आया जब हम बात कर रहे हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल की। इसकी बेटा मैक्रोस्कोपिक लेवल, बड़े लेवल की, तब तो चार्ज को कंटिन्यूस मानना पड़ेगा। तो 3 तरह से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक है लीनियरली, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जैसे एक वायर है, ऐसे कर्व हो चाहे सीधी हो, आपने क्या किया, उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसको चार्ज दे दिया आपने। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, दूसरा होता है सरफेस वाइज। क्या बेटा, सरफेस वाइज। आपके पास कोई प्लेट है, जैसे ये आपके पास कोई स्फीयर है, आपने उस पूरी प्लेट के सरफेस पे ऐसे चार्ज दे दिया, आपने उस स्फीयर के ऐसे जो ऊपर वाला सरफेस है उस पे ऐसे चार्ज दे रखे हैं। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपके पास कोई बॉडी है, जैसे ये एक स्फीयर नहीं, एक भरा हुआ सॉलिड स्फीयर है, उसके अंदर भी ऐसे पूरा चार्ज आपने दबा दबा के भर रखा है, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है। आपके पास एक क्यूब है, आपके पास एक क्यूब है, आपने उस पूरे क्यूब के अंदर चार्ज को भर रखा है। तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा, उसको कहा जाता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सर क्यों बता रहे हो मुझे, क्योंकि इनसे जुड़ी एक एक टर्म्स है, एक एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, ज्यादा डीप में मत जाना, फॉर्मूला और उसका यूनिट। अगर लीनियर का कंसेप्ट है, चार्ज लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है, चार्ज लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है, तो चार्ज की वैल्यू को, अगर ये जो उस पे पूरा चार्ज क्यू है और इस पूरे की जो लेंथ है, पूरी की जो लेंथ है वो एल है, तो अगर चार्ज को लेंथ से डिवाइड कर दो, इस फैक्टर को कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कहा जाता है बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। एल फॉर लीनियर, एल फॉर लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या, चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम। किसी बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, उन दोनों को रेशियो को लैम्डा कहा जाता है। अब यूनिट बता दीजिए, चार्ज का होता है कूलम, लेंथ का मीटर,
बना कूलम मीटर। एरियल क्या है? जब चार्ज को आप किसी एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, चार्ज को किसी एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो चार्ज डिवाइड बाय एरिया भी तो निकाल सकते हो। लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट किया था, चार्ज बाय लेंथ निकाला। एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट किया, चार्ज बाय एरिया निकाला। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा सिग्मा से, एस फॉर सरफेस, एस फॉर सिग्मा। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। यूनिट बता सकते हो, चार्ज का है कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है तो कूलम बाय मीटर स्क्वायर। अब गैस कर सकते हैं वॉल्यूम का आप, है ना? बिल्कुल इसी तरह से अगर चार्ज पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है तो एक और क्वांटिटी होगी चार्ज बाय वॉल्यूम नाम से भी, उसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पी के जैसा होता है, थोड़ा सा लकवा मार गया इस बेचारे को। रो, इसको कहा जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो, चार्ज बाय वॉल्यूम। यूनिट क्या होगा? कूलम पर मीटर क्यूब। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि आगे कुछ डेरिवेशंस है, हम डेरिवेशंस के फॉर्मूले देखेंगे, उनमें लैम्डा सिग्मा रो आपको दिख सकता है, इसलिए घबराना मत, पहले मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो इसके बाद अब एक छोटा सा कंसेप्ट और है चार्ज से जुड़ा हुआ, उसको भी देख लेते हैं। एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है सर? इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रो चार्ज से जुड़ा है ना, स्कोप किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है? डिटेक्ट करता है, पता लगाता है, डिटेक्ट द चार्ज, किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है, पता लगाना है, बिल्कुल बता सकते हैं। दो बॉडीज पे चार्ज है, किस पे ज्यादा है, पता लगाना है, बिल्कुल पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप। जनरली जो इलेक्ट्रोस्कोप यूज किया जाता है सेंसिटिविटी के लिए, जब जो नंबर 1 पे आता है, वो होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्यों नाम दिया? क्योंकि इनके अंदर, इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर सोने की, गोल्ड की लीफ यानी पत्तियां लगी होती हैं, फॉयल लगी होती है। ये देख सकते हैं आप नीचे जैसे यहाँ पर, तो इसलिए उसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोला गया। सिंपल सा फंक्शनिंग है, क्या है देखिए, आप देख सकते हैं ऐसे ऊपर आपको ऐसे डिस्क सा दिख रहा होगा ना, ऐसे गोल सा, तो ये किसी मेटल का बना है। अब ये देखिए ऊपर वाला, फिर इसके साथ ऐसे एक रोड लगी हुई है, देख लीजिए बिल्कुल ऐसे नीचे तक जा रही है वो रोड, अंदर देख सकते हैं। और उसके नीचे फिर ऐसे ऐसे कुंडी सी बना रखी है, और इसके अंदर दो पत्तियां लटका रखी है। एक्चुअल में ये गोल्ड की है। गोल्ड की क्यों? क्योंकि गोल्ड को सबसे ज्यादा थिन कर सकते हैं, इसकी मेलेबिलिटी डक्टिलिटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए गोल्ड की यूज की। अब होगा क्या, अगर किसी बॉडी पे चार्ज है, मान लीजिए एक बॉडी है, इस पे कोई चार्ज है, तो हमें पता लगाना है चार्ज है या नहीं। तो क्या किया हमने, इसको इसके साथ टच किया। अब टच करने से होगा क्या, इसका जो चार्ज है इस मेटल में फ्लो कर जाता है। तो आप देखिए कि चार्ज यहाँ से होता होता, मान लेते प्लस का चार्ज था, होता होता दोनों फॉल तक पहुंचा, इसके पास भी पहुंचा, इसके पास भी पहुंचा। अब इसके पास भी पॉजिटिव है, इसके पास भी पॉजिटिव है, तो बताओ पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, धक्का मारेंगे, ये वाला फॉइल इधर जाएगा, ये वाला फॉइल इधर जाएगा। यानी पत्तियां अगर डाइवर्स हो जाती हैं, फैल जाती हैं, इसका मतलब कि इस बॉडी पे चार्ज था, इस पे क्या था? चार्ज था। तो इस तरह से चार्ज को डिटेक्ट करता है। अब इसको जनरली ग्लास से बना एक चैम्बर है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, उसके अंदर रखा जाता है, ताकि एयर की वजह से कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, अंदर एक टाइप का वैक्यूम भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इसको घर पे बना सकते हैं, एल्यूमिनियम वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर इस बॉडी पे चार्ज ज्यादा होता तो शायद ये ज्यादा डाइवर्स करती, चार्ज अगर कम होता तो ये डाइवर्स कम होती। तो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इसकी स्ट्रेंथ को भी इंडिकेट करते हैं कि कितना चार्ज। क्लियर? आगे बढ़ते बढ़ते पहुंचे हमारे इस वीडियो के दूसरे नंबर के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। पहला कौन सा था? पहला था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू एन वाला। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट ये है, क्या? कूलम्ब्स लॉ। क्या है सर ये कूलम्ब्स लॉ? तो चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम्ब नाम से कोई कोई थे, उन्होंने कूलम्ब्स लॉ दिया। क्यों दिया? उन्होंने दो चार्जेस के बीच में फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए। दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव रिपल्सिव, कितना लगता है, कैसे बताओगे भाई? उसको बताने के लिए कूलम्ब ने एक लॉ बना डाला, और उन्होंने उस टाइम पे जब ये फॉर्मूला बनाया, तो उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया था जिसको बोलते हैं टोर्शन बैलेंस। टोर्शन बैलेंस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इन्होंने ये लॉ दिया। क्या कहा? देखिए सिंपल सा समझे, आपके पास दो चार्ज है, एक Q1 नाम दिया, एक Q2 नाम दिया। ठीक है, दो चार्ज है, वो कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस मान लिए R। तो कूलम्ब ने कहा कि ये जो फोर्स है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव कुछ भी हो सकता है ना, वो तो डिपेंड करेगा चार्ज पे। तो ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई के। मतलब अगर इन दोनों चार्जेस की जो वैल्यू है, सिर्फ वैल्यू, इनकी जो वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई कर दो, वो फैक्टर जितना ज्यादा आएगा, ये वाला फैक्टर जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। ये फैक्टर अगर कम होगा तो फोर्स होगा कम। ठीक है, समझे? दूसरा उन्होंने क्या कहा कि जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है अगर बढ़ता जाएगा, फोर्स कम होता जाएगा। चार्ज जितने दूर होंगे फोर्स उतना कम लगेगा, और चार्ज जितने नजदीक होंगे फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। और F या R दोनों इनवर्सली है, वो भी स्क्वायर के,
इसका मतलब कि डिस्टेंस को अगर 2 गुना कर दोगे, डिस्टेंस को r से 2r कर दोगे, 2 गुना कर दोगे, तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा स्क्वायर की टर्म में। डिस्टेंस को हाफ कर दोगे, फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा, स्क्वायर पे डिपेंड करता है ना। कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा आपको। अब दोनों को कंबाइन किया यहां से, तो बना Q1 Q2 बाई r का स्क्वायर। अब जब भी प्रोपोर्शनलिटी को भगाना होता है, उसकी जगह कांस्टेंट को लाना होता है, बिल्कुल हाँ, हमने प्रोपोर्शनलिटी को भगाया, कांस्टेंट को बुलाया, यहाँ पर कांस्टेंट आया छोटा के, कौन आया, छोटा के, तो ये है छोटा के। तो ये बना F इज इक्वल टू छोटा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब छोटे के का नाम कुलम ने बताया, तो बिल्कुल इसको हम नाम दे सकते हैं, इसको बोला कुलम्स कांस्टेंट। क्या बोला इसको, कुलम्स कांस्टेंट। नाराज मत हो, एक और नाम भी रख दिया इसका। ये कांस्टेंट कब आया, जब हम फोर्स को कैलकुलेट कर रहे थे, चार्ज के बीच वाले फोर्स को, तो इसको कभी कभी नहीं, ज्यादातर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोल देते हैं, बड़ा सारा नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। इसको यहां तक समझ आए, ये है कुलम्स लॉ। अब कब कब वैलिड है, लिमिटेशन के सब बात कर बताऊंगा, सब कुछ बिल्कुल बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए अब अगली बात करते हैं। जो ये फोर्स का फॉर्मूला आया F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर, इस तरह से तो लिखा था। अब ये जो K है, ध्यान देना, ये जो K है ये बड़ा ही बेईमान है। बेईमान मतलब अगर जब आप CGS सिस्टम की बात करो, जब आप बेटा CGS सिस्टम, जब सब कुछ सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाली चीजों में मेजर कर रहे हो, तो के की वैल्यू होती है 1, के की वैल्यू होती है 1, तो फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है सिंपली Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कूलम्ब्स तो बड़ा ही सिंपल सा हो जाता है, लेकिन हमें तो पढ़ना होता है एसआई सिस्टम में। तो बेटा एसआई सिस्टम के अंदर के की वैल्यू बड़ी अजीब सी होती है, 1/4 पाई, एक नया फैक्टर एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। और न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे तो 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये वैल्यू आती है ऐसे सिस्टम में। तो हमें तो ऐसे सिस्टम में मेनली यूज करना होता है। तो फोर्स बना F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इन पे चर्चा होगी, बिल्कुल चर्चा होगी, मैं आपको एप्सिलॉन नॉट के बारे में बताऊंगा, के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये बना कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला, ठीक है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि ये सर ये के लिखा ये क्या है, और ये जो आप एप्सिलॉन नॉट बोल रहे हो ये क्या है, इस पे थोड़ी थोड़ी चर्चा बनती है। सबसे पहले के बारे में, के जिसको अभी भी नाम दिया था क्या, कूलम्ब्स कांस्टेंट, या फिर एक नाम दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। सबसे पहले बेटा आपने ध्यान देना है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो के की वैल्यू होती है सीजीएस में, सीजीएस में ध्यान देना 1, और एसआई के अंदर के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एक फैक्टर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ये। और ये भी एसआई सिस्टम के अंदर खासकर वैक्यूम के लिए लिखी होती है बेटा, किसके लिए लिखी होती है, वैक्यूम के लिए। और अगर कोई और मीडियम हो वैक्यूम की बजाय, ग्लास है, प्लास्टिक है, एयर है, तो इस के की वैल्यू जो है ना, ये जो के है ये चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, चेंज फॉर मीडियम, के की वैल्यू मीडियम के लिए चेंज हो जाती है, ठीक है। अब अगर के की वैल्यू मीडियम के लिए चेंज हो रही है, तो मुझे एक चीज बताओ, ये जो फॉर्मूला लिखा मैंने F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं आपसे। मैंने बोला कि आपके पास ऐसे दो चार्ज हैं, एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है ना, इनके बीच Q1 Q2 चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस r दे दिया आपको। अब आपको बोलता है कि चार्ज को पहले आपने वैक्यूम में रख रखा था, कहाँ रख रखा था, वैक्यूम में। अब वैक्यूम से उठाया सर आपने उनको पानी में रख दिया, चार्ज भी वही है, डिस्टेंस भी वही है, फोर्स पे इफेक्ट पड़ेगा मीडियम की वजह से, बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान देना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता था वो हर जगह एप्लीकेबल था। मास कहीं भी रख दो, उनके बीच का फोर्स कांस्टेंट होता था, क्योंकि मास के बीच वाला फोर्स जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। कारण क्या है, क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो के है ना, इसकी वजह से के की वैल्यू बदल जाती है मीडियम के अकॉर्डिंग, समझ रहे हो। अच्छा अब वैल्यू मैंने अभी बता देता हूँ, वैल्यू कितनी होती है वैक्यूम के लिए, याद रखें, ये होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब मैंने ये यूनिट कहाँ से बनाया, कैसे याद रखें, यही फॉर्मूले से देखें, हमें के का यूनिट चाहिए ना, तो आर स्क्वायर उधर चला गया, एफ के साथ आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में चला गया, यानी ये बन गया एफ आर स्क्वायर, और Q1 Q2 डिवाइड में आ गई। मुझे बताओ फोर्स का क्या होता है, फोर्स का सर न्यूटन होता है, बिल्कुल न्यूटन आया। डिस्टेंस मीटर में देख लो, स्क्वायर था मीटर स्क्वायर, और डिवाइड बाई दो चार्ज हैं तो कूलम्ब का स्क्वायर, तो इस तरह से इसका यूनिट मैंने याद रखा। अब एप्सिलॉन नोट जो फैक्टर था उसकी बात कर ले,
एप्सिलॉन नोट, अब ये क्या है? देखिए एप्सिलॉन नोट से पहले एप्सिलॉन के बारे में समझिए। हर एक मीडियम की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, उसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा या नहीं होगा, वो अपने अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स लगने देगा या नहीं देगा, उस फैक्टर को एप्सिलॉन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एप्सिलॉन से। और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। परमिटिविटी तो जनरली उसको एप्सिलॉन से लिखते हैं। और अगर बात चल रही हो किसकी बेटा? फॉर वैक्यूम की, तो वैक्यूम के लिए बस इसी को हम एप्सिलॉन और यहाँ जीरो नोट लगा देते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि वैक्यूम के लिए कहा जा रहा है। तो ये एप्सिलॉन नोट समझ चुके होंगे क्या है? ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है। क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, लेकिन किसके लिए? फॉर वैक्यूम के लिए। फॉर वैक्यूम के लिए। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है सर? अब देखिए मैंने अभी बताया था 4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है, इसको लिखा 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 4 पाई आपको पता है, एप्सिलॉन नोट बिल्कुल आप यहाँ से कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। अच्छा अब आपको यूनिट देखिए, इसका यूनिट देखें। अब देखें ये एप्सिलॉन और के ये तो एक दूसरे के इनवर्सली है ना, उल्टा है, तो इसका यूनिट जस्ट रिवर्स कर दे। डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर था तो मैं कूलम स्क्वायर को ऊपर लिख दिया, न्यूटन मल्टीप्लाई में था ये नीचे चला गया, मीटर स्क्वायर ऊपर था इसको भी नीचे ले जाए, तो ये बन गया बेटा इसका क्या? यूनिट। किसका? एप्सिलॉन नोट का। समझ आ रहा है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी छोटा सा फैक्टर है, छोटा सा फैक्टर परमिटिविटी के से लिखा होता है, या कई बार बड़ा के, ध्यान देना ये छोटा वाला नहीं बड़ा के है, या फिर एप्सिलॉन आर लिख देते हैं। जनरली क्या होता है, दो चार्ज हैं आपके पास इस तरह से, उनके बीच का डिस्टेंस आर है, चार्ज Q1 Q2 है। क्या कि पहले उनको आपने वैक्यूम में रखा, तो वैक्यूम में फोर्स लगा, मान लेते हैं एफ नोट। ये क्या है? फोर्स इन वैक्यूम। फोर्स इन वैक्यूम। अच्छा फिर आपने उसको रख दिया मीडियम में, और मान लेते हैं उसको नाम दिया एफ एम। फोर्स इन किसी भी मीडियम में, एक्स वाई जेड जो भी है मीडियम। और आप दोनों को कर दो डिवाइड। क्या कर दो? डिवाइड। तो इनका जो रेशो होता है, इनका जो रेशो वो किसके इक्वल होता है? वो होता है देखिए मीडियम की परमिटिविटी डिवाइड बाय वैक्यूम की परमिटिविटी। मीडियम की परमिटिविटी डिवाइड बाय वैक्यूम की, और इसी रेशो को एफ नोट बाय एफ एम को या फिर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है या रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है। ये फॉर्मूला काम का है आपके। क्यों काम क्या? देखें क्योंकि यहाँ से एक चीज तो पता लगी कि सर एफ नोट बाय एफ एम जो है वो के इक्वल है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में के दे दे और इन दोनों में से कोई एक फोर्स दे दे तो दूसरा निकाल सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक मीडियम है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2 है, और उन चार्जेस को जब आपने वैक्यूम में रखा तो 2 न्यूटन फोर्स लग रहा था, तो उस मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक 2 है रखने पर कितना फोर्स लगेगा? तो देखिए यहाँ से फॉर्मूला बनाया कि फोर्स जो मीडियम में लगता है वो किसके इक्वल होता है? वैक्यूम वाला फोर्स डिवाइड बाय के। मीडियम का अब जो वैक्यूम में फोर्स लग रहा है वो तो 2 है, के की वैल्यू भी 2 है, तो इससे कैंसिल हो गया, कितना आया? 1 न्यूटन, यानी मीडियम में फोर्स 1 न्यूटन लगा। एक चीज इससे इंपॉर्टेंट ये पता लगी कि चार्जेस के बीच में सबसे ज्यादा फोर्स वैक्यूम में ही लगता है, मीडियम में हमेशा कम लगता है। क्यों? क्योंकि के की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है बेटा, एक से ज्यादा होती है, इसलिए आपको मीडियम में फोर्स हमेशा वैक्यूम के कंपैरिजन में कम मिलता है, वैक्यूम के कंपैरिजन में कम मिलता है। अब कुछ मेटेरियल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, जैसे अगर एयर के लिए बात की जाए तो के की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 होती है, आपको याद रखना है। अच्छा कंडक्टर्स के लिए आपको याद रखना है, कंडक्टर्स जो होते हैं जितने भी, उनके लिए इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी। कितनी होती है वैल्यू? इन्फिनिटी। कंडक्टर्स होते हैं ना, मेटल्स कोई भी ले लो आप, कंडक्टर ही जनरली कॉपर बोल दे, एल्यूमिनियम बोल दे, सिल्वर बोल दे, तो उनके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। कितनी होती है? इन्फिनिटी। कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए एक पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग। कूलम्ब्स लॉ तभी लगता है जब चार्जेस बहुत छोटे हों, वो पॉइंट चार्जेस के लिए लगता है। कूलम्ब्स लॉ किसके लिए लगता है? पॉइंट चार्जेस के लिए। दूसरा, चार्ज रेस्ट पे होने चाहिए। चार्ज क्या होने चाहिए बेटा? रेस्ट पे होने चाहिए, स्टेशनरी चार्ज होने चाहिए। इंपॉर्टेंट बात है, पल्ले बांध लेना, ठीक है सर। अच्छा अब अबाउट नेचर ऑफ फोर्स, कूलम्ब्स लॉ नेचर ऑफ फोर्स के बारे में बताता है, बिल्कुल ये बताता है कि जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा, वो आपको बताता है, बिल्कुल मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। दूसरा, इस फोर्स की रेंज कितनी है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कब तक लगता है, इसकी रेंज है, ध्यान देना। जब दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, जब दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो है वो फर्मी में चला जाए,
इसमें चला जाए बेटा, फर्मी में चला जाए जब ये डिस्टेंस, तब ये वाला फोर्स नहीं लगता, क्योंकि फर्मी का मतलब आप न्यूक्लियर लेवल पे पहुंच गए, वहां तो एक अलग फोर्स लगता है जिसको कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। इट मीन इसकी एक पर्टिकुलर रेंज है, जब तक डिस्टेंस फर्मी से थोड़ा सा ज्यादा होगा तो ये वाला फोर्स लगेगा, और जैसे ही डिस्टेंस फर्मी में चला जाएगा ये वाला डिस्टेंस वहां पर नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल। अगला इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। इनवर्स स्क्वायर को ओबे करना मतलब आप अगर फोर्स का फॉर्मूला देखें तो उसमें आप देखते थे इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके? डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो देखिए इनवर्स मतलब इनवर्सली, स्क्वायर बिल्कुल स्क्वायर है डिस्टेंस का। आपको जब भी ये डिस्टेंस और फोर्स का इस तरह की वेरिएशन मिले, इसको कहा जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा सेंट्रल फोर्स है। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो हमेशा उनके सेंटर से लगता है, यानी एक चार्ज जब दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा तो जो फोर्स लगेगा उनके सेंटर से लगेगा, या उनके सेंटर को मिलाने वाली लाइन के ऊपर ही होगा फोर्स। सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। कंजर्वेटिव इन नेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, याद रखना इसको, मैग्नेटिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो, ये तीनों फील्ड कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। कंजर्वेटिव नेचर होता क्या है? अगर इस तरह के फील्ड के अंदर वर्क डन किया जाए और वो वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना हो, यहां से यहां लेके आओ, यहां से घुमा के यहां लेके आओ, जैसे टेढ़ा मेढ़ा यहां लेके आओ, अगर हर केस में वर्क डन सेम आता है, इस नेचर को कंजर्वेटिव नेचर कहा जाता है। और ये जो फोर्स है, बिल्कुल हाँ, इस फोर्स, अब ये फोर्स जो कूलम्ब्स जो लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से, फील्ड की वजह से, तो बिल्कुल हाँ ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है। एक क्वेश्चन आया था अभी एनडीए में पीछे से, उसमें यही पूछा गया था कि आपको फोर्सेस की लिस्ट दी थी, उनमें से कौन सा कंजर्वेटिव नहीं है और नॉन सेंट्रल है, ये भी लिखा था सेंट्रल नहीं है, तो उसका ऑप्शन हालांकि फ्रिक्शन था। लेकिन उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए ना कंजर्वेटिव और सेंट्रल कौन कौन से होते हैं। तो ये जो फोर्स है कूलम्ब्स लॉ वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बिल्कुल हाँ ये कंजर्वेटिव है। क्या मीडियम की वजह से इस फोर्स पे इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल हाँ, मीडियम के अंदर जो फोर्स होता है वो वैक्यूम वाले फोर्स डिवाइड बाय के इक्वल होता है। अब के की वैल्यू हर मीडियम के लिए अलग होती है। के की वैल्यू किस पे करती है? डिपेंड ऑन मीडियम, ये डिपेंड ऑन मीडियम करती है। अब अगर के की वैल्यू हर मीडियम के साथ बदल रही है तो एफएम की वैल्यू भी तो हर मीडियम के साथ बदलेगी। अब कंपैरिजन विद अदर फोर्स, अदर कौन से? नेचर के अंदर चार फोर्स हैं, फंडामेंटल फोर्सेस, पता होगा आप। सबसे पहले आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर आता है ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड लास्ट में आता है बेटा न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इन चारों का अगर मैं कंपैरिजन करूं रेशियो वाइज, तो आप ध्यान देना, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू 1 है तो वीक न्यूक्लियर उससे 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा, और न्यूक्लियर फोर्स 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा। अब यहाँ पर मुझे बताया गया कंपैरिजन करके बताओ इस फोर्स का, यानी हमें इसका कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन कर लो, अगर ग्रेविटेशनल के कंपेयर में देखो तो 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। वीक न्यूक्लियर के कंपैरिजन में भी देख सकते हो, इसके कंपैरिजन में भी देख सकते हो, इस तरह से आप इसका कंपैरिजन करके बता सकते हैं। तो ये था हमारी आज की वीडियो का कंसेप्ट। हमने इस वीडियो के अंदर चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज की, साथ ही साथ हमने कूलम्ब्स लॉ का कंसेप्ट पढ़ा, हमने कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात की। यही फैक्टर्स आपके काम आते हैं, इन्हीं से ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरह से अगली वीडियो के अंदर इससे भी अमेजिंग कंसेप्ट लेके आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।